स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है प्रोटोजोआ का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरामीशियम कार्डेटम और देखेंगे पैरामीशियम कार्डेटम का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन क्या है, अकरेंस क्या है, मतलब पैरामीशियम कार्डेटम कहाँ पर पाया जाता है। खास रूप से हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम, मतलब पैरामीशियम की बाह्य संरचना क्या है और इसकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं, उन सारी संरचनाओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। यह भी देखेंगे एग्जाम में इसका फिगर कैसे आसान तरीके से ड्रा करना है और इसके बॉडी के अंदर कौन कौन सी खास संरचनाएं होती हैं जिन्हें एग्जाम में दिखाना जरूरी होता है और एग्जाम में इससे संबंधित सवाल कैसे पूछेगा और कैसे उसका रिप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है पैरामीशियम कार्डेटम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम कार्डेटम। सबसे पहले समझ लेते हैं पैरामीशियम है क्या। तो दोस्तों पैरामीशियम एक एनिमल है जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है और आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है और इससे एग्जाम में सवाल भी पूछेगा। तो पैरामीशियम क्या है ये समझ गए। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हमने दिखाया है। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ और क्लास है सिलिएटा, ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा और जीनस है पैरामीशियम, स्पीसीज है कार्डेटम। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक नाम यही याद करना है, हाइमेनोस्टोमैटिडा, यानी इसका ऑर्डर याद कर लीजिए। बाकी ये चार चीज़ें तो आपको याद ही हो जाएंगी। फाइलम प्रोटोजोआ है आप जानते ही हैं, क्लास सिलिएटा है, इस पर सीलिया पाए जाते हैं तो इसका क्लास सिलिएटा है, यह भी आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा, यही एक याद कर लेंगे। फिर इसके बाद है जीनस पैरामीशियम, ये भी आप जानते हैं, और इसकी जो स्पीसीज है यह कार्डेटम है। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका क्या है, अकरेंस है। अकरेंस का मतलब प्राप्ति स्थान होता है। पैरामीशियम कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए पैरामीशियम कार्डेटम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम की जो कार्डेटम स्पीसीज है यह मोस्ट कॉमन है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे विश्व भर में कार्डेटम स्पीसीज पाई जाती है। मतलब पैरामीशियम की यह कार्डेटम स्पीसीज बहुत ही खास है और पूरे विश्व भर में पाई जाती है। इसके बाद है इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, यानी कि स्वच्छ जलीय पांड में पाए जाते हैं। स्वच्छ जलीय जो तालाब है, स्वच्छ जलीय का मतलब ऐसा पानी जो लवणीय ना हो, यानी कि खारा ना हो, वह स्वच्छ जलीय है। चाहे वो कितना हो उसमें कीचड़ हो, इससे मतलब नहीं है, बस लवणीय ना हो तो आप उसे फ्रेश वाटर कहेंगे। तो फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, यानी तालाब में। पूल मतलब पोखरे में भी पाया जाता है। लेक्स मतलब झीलों में भी पाया जाता है। रिवर्स मतलब नदियों में। तो यह तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियों में पाया जाता है और इन सब का जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। अब वह पानी कितना मटमैला है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस नमक की मात्रा नहीं है, लवणीय नहीं है तो फ्रेश वाटर ही कहा जाएगा। और समुद्र का जल चाहे कितना फ्रेश हो, कोई मटमैला ना हो, लेकिन उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, लवणीय होता है, इसलिए उसे मैरीन वाटर कहते हैं। तो यहाँ फ्रेश वाटर का मतलब आप यह ना समझेंगे कि ऐसा वाटर जिसमें कीचड़ ना हो। कीचड़ कितना हो बस उसमें नमक की मात्रा न रहे तो वह फ्रेश वाटर है। और इस तरह का वाटर पॉन्ड यानी तालाब में, पूल यानी पोखरे में, लेक यानी झील में और रिवर्स यानी नदियों में पाया जाता है। आगे है इट इज यूजुअली फाउंड इन दोज वाटर which contain decaying organic matter। इट इज यूजुअली फाउंड का मतलब यह सामान्यतः पाया जाता है। इन दोज वाटर यानी उस पानी में पाया जाता है, which contain यानी जिसके अंदर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ऐसे ही पानी में अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह
सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही पानी में ज़्यादातर मिलेंगे जिस पानी में सड़े गले पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। यहाँ से बहुत ही खास है, एग्जाम में यही नाम लेकर के सवाल पूछा है। देखिए मेरे पास इसकी सीरीज है और इसमें देखिए दिया गया है, सवाल इस तरह से पूछेगा, एग्जाम में देखिए सवाल इसी तरह से पूछेगा, डिस्क्राइब द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। इस तरह से करके सवाल पूछा गया है और बिल्कुल इसी बेस पर मैंने इसको एडजस्ट किया है और बिल्कुल आपको ऐसे ही एकदम कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ अपने तरफ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में सबसे पहले इसका शेप क्या है। तो दोस्तों बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में आपको एग्जाम में क्या लिखना है ये तो अभी हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले फिगर के माध्यम से इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो आपको क्या लिखना है यह काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो ये चित्र देख रहे हैं पैरामीशियम कार्डेटम का चित्र बना हुआ है और इसका जो ऊपर वाला भाग होता है यह एंटेरियर एंड कहलाता है और जो नीचे का भाग है यह पोस्टेरियर एंड है। एंटेरियर एंड का मतलब अगला हिस्सा और पोस्टेरियर एंड का मतलब इसका पिछला हिस्सा। इसका जो एंटेरियर एंड होता है वो थोड़ा सा आप देख रहे हैं ब्लंट टाइप का है, मतलब नुकीला नहीं है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा नुकीला है। इसमें जो आप सबसे बाहर देखिए इसकी जो कवरिंग देख रहे हैं इसको आप पेलिकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकिल। यह डबल लेयर होती है, अभी आप जब बताएंगे लिखना कैसे है तो ये इसमें मिलेगा। सबसे बाहर की जो इसकी कवरिंग होती है वह पेलिकिल कहलाती है और इस पे आप देख रहे हैं जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है यह इसकी सीलिया है। सीलिया के माध्यम से पैरामीशियम मूव करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है रो ऑफ सीलियम, यानी एक ही लाइन दिखाया गया है, तो रो ऑफ सीलियम। बिल्कुल इसी तरह का फिगर आप एग्जाम में ड्रा करेंगे, एकदम कॉमन टाइप का फिगर मैंने बनाया है। बहुत सारे चित्र में आप देखेंगे कुछ संरचनाएं छोड़ दी गई हैं, कुछ ऐसे भी चित्र मिलेंगे जिसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं जिन्हें ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल इस तरह का टिपिकल टाइप का डायग्राम एग्जाम में बनाना है और 3-4 बार यह चित्र बना करके अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित ही आप एग्जाम में ऐसा चित्र बना सकेंगे। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? सीलिया। और इसके बाद देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके नीचे देखिए ये संरचनाएं दिख रही हैं जिनको ट्राइकोसिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइकोसिस्ट कहेंगे। ट्राइकोसिस्ट एक विशेष संरचना है पैरामीशियम के अंदर। जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो विस्तार से ट्राइकोसिस्ट के बारे में समझा देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ एक्टोप्लाज्म और इसके बाद फिर एंडोप्लाज्म। दोस्तों इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। अंदर का जो देखिए ये गाढ़े कलर का जो भाग है इसको आप कहेंगे एंडोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म। और बाहर देखिए जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है यानी कि पारदर्शी पोर्शन है इसको आप क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला एंडोप्लाज्म। इसके बाद देखिए क्या है? ओरल ग्रूव है, यानी कि यह इसका माउथ पोर्शन है और माउथ पोर्शन यानी कि इसके माउथ के अंदर कई संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ओरल ग्रूव किस में खुलता है? वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल जाकर के वकल कैविटी में खुलता है जिसे मुख गुहा आप कह सकते हैं। और उसके नीचे देखिए साइटोस्टोम होता है और फिर उसके नीचे ये देखिए साइटोस्टोम है और साइटोस्टोम के नीचे ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो साइटोफेरिंक्स है। बीच में देखिए साइटोपाइग आ गया है, यह इसका एनस है जो इसकी देखिए वाल से सटा हुआ है। इसकी जो पेलिकिल है उससे लगा हुआ ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है वह साइटोपाइग है। यह इसके माउथ पोर्शन से पूरी तरह अलग है, हालांकि नेमिंग बीच में आ गई है क्योंकि इसी सामने यह पाया ही जाता है।
और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं फूड वैक्यूल फार्मिंग, यानी यहाँ से जब फूड आएगा, यानी भी किसी भी तरह का यह भोज्य पदार्थ जब ग्रहण करेगा पैरामीशियम, जैसे सड़े गले पदार्थों से यह अपना भोजन जब ग्रहण करेगा तो सबसे पहले इसके ओरल ग्रूव में आएगा और इसके बाद वेस्टिब्यूल में आएगा, फिर इसके बाद बकल कैविटी में आएगा, इसके बाद साइटोस्टोम में आएगा, फिर साइटोफेरिंग्स में आएगा और सबसे लास्ट में फूड वैक्यूल के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी इसकी फूड वैक्यूल बन जाएगी। फूड वैक्यूल बनने के बाद जब यह फूड वैक्यूल कंप्लीटली तैयार हो जाएगी तो फिर यह यहाँ से टूट कर अलग हो जाएगी और टूट कर अलग होने के बाद यह पूरे शरीर में घूमती रहेगी, रन करती रहेगी और इस मूव करने के दौरान इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड रहेगा उसका पाचन हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अपाच्य भोज्य पदार्थ बचेगा वह देखिए यहाँ पर दिख रहा है और ऐसे घूमते घूमते इस साइटोपाइक के माध्यम से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आपने देख लिया कि यह भोजन कैसे करता है और कैसे अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ देखिए, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह पोस्टेरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल है और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर यह एंटेरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। तो जो आप पोस्टेरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल देख रहे हैं इसके नीचे लिखा है सिस्टोल, यानी कि यह सिस्टोलिक स्टेज में है, यानी कि सिकुड़ी हुई अवस्था में है। अभी यह पानी को डिस्चार्ज कर चुकी है ये रेडियल कैनाल के अंदर। यह देखिए रेडियल कैनाल है जो फूली हुई है, डायस्टोल अवस्था में है, लेकिन जो अंदर कंट्रक्टाइल वैक्यूल है यह सिस्टोल अवस्था में है क्योंकि सिकुड़ी हुई अवस्था में है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं इंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये जो है फूली हुई, आप देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ी सी है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल फूली हुई है तो इसकी रेडियल कैनाल सिकुड़ी हुई है क्योंकि अभी यह अपना पानी रेडियल कैनाल में नहीं छोड़ी है। और जो नीचे की कंट्रक्टाइल वैक्यूल है वह अपना पानी रेडियल कैनाल के अंदर छोड़ चुकी है, इसलिए यह सिकुड़ी हुई अवस्था में है और यह फूली हुई अवस्था में है। तो फूली हुई अवस्था में है इसलिए इसको डायस्टोल बोलेंगे और यह सिकुड़ी हुई अवस्था में इसलिए इसको सिस्टोल बोलेंगे। ये देखिए फूड वैक्यूल है, आपने देखा कि यहाँ से फूड वैक्यूल बन करके पूरी शरीर में रन कर रही है। और यहाँ पर अंदर और देखिए दो स्ट्रक्चर खास है, एक देखिए मैक्रोन्यूक्लियस है और एक क्या है माइक्रोन्यूक्लियस। बड़ा वाला जो है वह मैक्रोन्यूक्लियस होता है और छोटा वाला जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस क्या है। इन न्यूक्लियस का क्या काम है रिप्रोडक्शन पढ़ते समय हम इसे विस्तार से आपको बताएंगे। और इसके बाद देखिए फिर क्या है, नीचे काउडल टफ्ट सीलिया है, यानी कि बड़ी बड़ी सीलिया कुछ पाई जाती है नीचे की तरफ, उसे काउडल टफ्ट सीलिया कहेंगे, यानी कि पूंछ की तरफ सीलिया का गुच्छा। और इसी काउडल टफ्ट की वजह से ही इसका नाम कार्डेटम रखा गया है, यानी कि पैरामीशियम कार्डेटम इसी वजह से है। तो पैरामीशियम के अंदर कौन कौन सी खास संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें आप देख करके समझ गए हैं। बाकी यहाँ पर हम समझाते समय और भी कुछ बची चीज़ें रहेंगी तो उसको समझा देंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, यानी ये ऊपर की चीज़ें आप जरूर एग्जाम में दिखा देंगे, पूछे या ना पूछे, लेकिन पढ़ने लिखने का एक क्रम होता है तो आप थोड़ा सा ये चीज़ें एग्जाम में दिखा देंगे। और इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और उसमें हेडिंग डालेंगे शेप। शेप में देखिए क्या लिखेंगे, द शेप ऑफ पैरामीशियम इज लाइक सोल ऑफ शू, यानी कि जो पैरामीशियम का शेप होता है यह जूते के तलवे के आकार का होता है। जूते के नीचे वाला जो पोर्शन होता है तलवा, या फिर स्लीपर, आप स्लीपर देखे होंगे, चप्पल देखे हैं, चप्पल के ही आकार का कुछ ऐसा यह दिख रहा है। तो इसी बात को कहा गया है द शेप ऑफ पैरामीशियम इज लाइक सोल ऑफ शू, यानी कि जूते के तलवे की तरह से होता है, सोल की तरह से होता है। हैंस इट इज कॉल्ड स्लीपर एनिमल क्यूल, जिसकी वजह से इसे स्लीपर एनिमल क्यूल कहेंगे। स्लीपर एनिमल क्यूल का मतलब चप्पल की तरह से जंतुक, या स्लीपर एनिमल भी कह सकते हैं। कई बुक में सिगार शेप्ड भी लिखा है, यानी सिगरेट की तरह से होता है, लेकिन वास्तव में जो इसका शेप होता है वो स्लीपर की तरह से होता है, यानी चप्पल की तरह से होता है या जूते के सोल की तरह से होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमल क्यूल या
स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे। द एंटेरियर एंड इज ब्रॉड, यानी इसका जो अगला पोर्शन होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, एंड सम व्हाट सिलेंड्रिकल, और थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल भी है। ऊपर वाला पोर्शन ब्रॉड है और थोड़ा सिलेंड्रिकल भी है, समव्हाट सिलेंड्रिकल, व्हाइल जबकि पोस्टेरियर एंड इज समव्हाट पॉइंटेड एंड कोनिकल, यानी कि जो इसका पिछला पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन है, यह समव्हाट क्या है, पॉइंटेड है, यानी थोड़ा थोड़ा नुकीला भी है, और कोनिकल है, यानी कि शंकु के आकार का भी है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही आसान है, इसमें केवल दो बातें मुख्य रूप से लिख देना है कि यह जो है स्लीपर एनिमल है, क्योंकि यह सोल ऑफ शूज की तरह से होता है, यानी कि जूते के सोल की तरह से होता है। ऊपर वाला पोर्शन ब्रॉड होता है, सिलेंड्रिकल, और नीचे वाला जो पोर्शन है वह कोनिकल या फिर पॉइंटेड होता है। इसके बाद फिर लिख देंगे द वाइडेस्ट पार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो द मिड लाइन, यानी जो इसका वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा वाला भाग है, वह कहाँ पर पाया जाता है, लोकेटेड स्लाइटली बिलो द मिड लाइन। लोकेटेड का मतलब स्थित होता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बिलो मतलब नीचे, मिड लाइन, ये मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे इसका वाइडेस्ट पार्ट पाया जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आप इसको बराबर दो भागों में बांटे तो मिड लाइन लगभग इसके सामने आएगी, और इसके सामने यानी मिड लाइन से थोड़ा सा ही नीचे इसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट पाया जाता है। तो बहुत ही आसान है, यानी कि इसका जो वाइडेस्ट पार्ट है यह मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। आगे है इट्स ओरल सरफेस इज वेंट्रल एंड एब ओरल सरफेस इज डॉर्सल, यानी इसका जो ओरल सरफेस होता है वह वेंट्रल होता है। अब देखिए, जो आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, इसका ये वाला पोर्शन डॉर्सल है और इसका ये वाला पोर्शन वेंट्रल है। ऐसे कोई भी चीज़, जैसे हम हैं तो हमारा ये आगे वाला पोर्शन जो है क्या है, वेंट्रल है, और पीठ वाला पोर्शन जो है वो डॉर्सल है। इस तरह से जो किसी भी प्राणी का जो माउथ वाला यानी जो पेट वाला हिस्सा होता है वह वेंट्रल होता है, और जो पीठ वाला हिस्सा होता है वह डॉर्सल होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि ओरल सरफेस इज वेंट्रल, यानी जो इसका माउथ वाला भाग होता है, मुख वाला पोर्शन होता है, वो वेंट्रल होता है, और एब ओरल सरफेस यानी जो माउथ के विपरीत वाला भाग होता है वह डॉर्सल होता है, यानी कि पीछे की तरह से होता है। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि इसका माउथ वाला जो पोर्शन होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, बाकी जो माउथ के विपरीत वाला पोर्शन होता है वह डॉर्सल साइड में पाया जाता है। तो इतनी सी बात आप लिख देंगे इसके शेप में। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे साइज, और साइज में आप लिखेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम इज ए माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी कि यह माइक्रोस्कोपिक होता है। सामान्यतः यह सूक्ष्मदर्शी से ही इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे नग्न आँखों से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यह पानी के अंदर व्हाइटिश ग्रेइश कलर के स्पॉट के रूप में आपको दिखेगा, या अगर आपके लैब में प्रिजर्व करके रखा गया है तो वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। बाकी देखिए क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल ऑल्दो यद्यपि इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आई, इसे आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम इज अबाउट 170 म्यूएम से 290 म्यूएम तक पाई जाती है। इसकी जो यानी लंबाई है वह 170 माइक्रोमीटर से 290 माइक्रोमीटर तक होती है। ये बात आप याद रखेंगे। और इसके बाद देखिए क्या आता है, पेलिकिल। तो पेलिकिल क्या है, तो पैरामीशियम के बाहर की कवरिंग है, जो कि आप यहाँ देखे हैं। अभी मैंने बताया कि यह डबल लेयर होती है, इलास्टिक होती है और जिलेटिन की बनी होती है। इसका जो बाहरी संपर्क होता है वह सीलिया से होता है और अंदर एक्टोप्लाज्म से, यानी जो ये बाहर आप लेयर देख रहे हैं पेलिकिल, चित्र में तो आपको एक ही दिखाया गया है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक फिगर में नहीं दिखाया जा सकता है। जब केवल पेलिकिल की ही स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये 2 लेयर में पाई जाती है। यहाँ पर तो आपको एक ही लेयर दिखेगा। तो अगर मान लीजिए कि इसकी 2 लेयर है, तो बाहर की लेयर का संपर्क किससे है, इसके सीलिया से है, और अंदर के लेयर का संपर्क इसके
प्लाज्म से है। तो इसी बात को इसमें बिल्कुल लिख देना है। तो देखिए, द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कॉल्ड पेलिकल, यानी इसकी जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है उसे पेलिकल कहेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, इट इज ए थिन, पतली होती है, डबल लेयर्ड यानी कि डबल लेयर की बनी होती है, 2 लेयर की बनी होती है। इलास्टिक का मतलब लचीली होती है, थोड़ा फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है। इसके बाद देखिए, इलास्टिक कवरिंग एंड मेड अप ऑफ जिलेटिन, और जिलेटिन की बनी होती है। द आउटर लेयर ऑफ पेलिकल इज इन कंटेक्ट ऑफ सीलिया, यानी कि जो 2 लेयर होती है तो इसमें बाहर की लेयर सीलिया के कांटेक्ट में होती है, एंड इनर लेयर इज कांटेक्ट विथ एक्टोप्लाज्म, और अंदर की लेयर इसके एक्टोप्लाज्म के कांटेक्ट में होती है। जायज़ सी बात है, जब 2 लेयर है तो बाहर की लेयर सीलिया के कांटेक्ट में है और अंदर की लेयर एक्टोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। तो ये बात बिल्कुल आसान है, आप आराम से याद करके लिख सकते हैं। न्यूमरस हेक्सागोनल डिप्रेशन, न्यूमरस हेक्सागोनल डिप्रेशन आर विजिबल, यानी कि कुछ हेक्सागोनल डिप्रेशन विजुअल होते हैं, दिखते हैं। हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय, इस तरह की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, इस तरह के स्ट्रक्चर इसके पेलिकल में दिखाई देते हैं और डिप्रेशन के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहेगी और धंसी रहेगी इसके पेलिकल के अंदर। डिप्रेशन का मतलब धंसी हुई या गड्ढे टाइप का दिखेगा। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पेलिकल, यानी पेलिकल के आउटर सरफेस पर हेक्सागोनल डिप्रेशन यानी षटकोणीय गड्ढे आपको दिखेंगे, और इन गड्ढों के बीच में होल मिलेगा, यानी कि पतले पतले छिद्र मिलेंगे और उसी छिद्र के अंदर से सीलिया निकले रहेंगे। आपको पता है कि आउटर पेलिकल पर ही सीलिया लगे होते हैं। सीलिया कहाँ होते हैं, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहेगी डिप्रेशन के रूप में, यानी गड्ढे के रूप में, और उसके अंदर होल रहेगा, छिद्र रहेगा, उसी छिद्र के अंदर से सीलिया निकले रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पैरामीशियम की बाहरी सतह पर यानी पेलिकल पर यह हेक्सागोनल डिप्रेशन है, इसी तरह का बहुत सारा डिप्रेशन इसकी बॉडी पर आपको दिख जाएगा, और इसके अंदर भी एक होल दिखेगा, इस हेक्सागोनल डिप्रेशन के अंदर भी होल दिखेगा, और इसी होल के अंदर से तमाम सीलिया आपको निकले हुए दिखेंगे पैरामीशियम की बॉडी पर। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पेलिकल, यानी इसके पेलिकल के बाहरी सतह पर। इन द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में क्या रहेगा, इज ए होल, एक होल आपको दिखेगा, थ्रू विच, जिसके द्वारा सीलिया इमर्जेज, यानी कि सीलिया निकली हुई होती है। सीलिया इमर्जेज, सीलिया इमर्जेज यानी जिसके अंदर से सीलिया आपको निकली हुई दिखेगी। तो दोस्तों अभी भी इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की कुछ हेडिंग बाकी रह गई है, जैसे कि अभी हमें सीलिया के बारे में बताना है, ओरल ग्रूव के बारे में बताना है, और इसके बाद साइटोपाइग, ये साइटोपाइग के बारे में भी आपको बताना है। तो 2-3 हेडिंग अभी बची हुई है, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर इसके बाद हम वो 2-3 हेडिंग आज ही आपको समझा देते हैं, तब आगे हमको बताना रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट करें, फिर इसके बाद हम आपको वो हेडिंग भी समझा दे रहे हैं। तो अब दोस्तों इसके बाद आता है सीलिया, जहाँ पर आप देख रहे हैं सीलिया प्लूरल है और इसको सिंगुलर में सीलियम भी कह सकते हैं। तो बाहर ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इस पे दिख रही है उसको आप सीलिया कहेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको इसे समझाया भी है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम, यानी जो पैरामीशियम है उसका पूरा शरीर इज कवर्ड मतलब घिरा होता है, विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब बाल की तरह से या रोमे की तरह से संरचना से घिरा होता है, दैट इज कॉल्ड सीलिया, जिसे आप सीलिया कहेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया की उपस्थिति के कारण ही पैरामीशियम हैज बीन प्लेस्ड, यानी पैरामीशियम को रख दिया गया है इन होलोट्राइकिया, यानी होलोट्राइकिया में रख दिया गया है। इसके बॉडी के ऊपर सीलिया पाई जाती है, इसलिए इसे होलोट्राइकिया में रखा गया है। और इसके बाद है द सीलिया इज
प्रेजेंट इन सब टेंडेड रो, यानी जो सीलिया होती है वो सब टेंडेड रो में फैली होती है, यानी नीचे की तरफ फैली हुई रो में पाई जाती है, लाइनों में लगी होती है। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, यानी जो सीलिया की फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है, मुख्य यानी जो बेसिक संरचनाएं होती हैं, इज सेम एज फ्लैजिलम, यानी कि वह फ्लैजिलम के समान होती है। यानी कि सीलिया की जो फंडामेंटल यानी बेसिक संरचना है वह फ्लैजिलम के बेसिक संरचना के बिल्कुल समान होती है। अब हो सकता है आप फ्लैजिलम ना जानते हो, तो जिस तरह से पैरामीशियम की बॉडी पर चारों तरफ सीलिया पाए जा रहे हैं, उसी तरह से यूग्लिना में ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा निकला हुआ फ्लैजिलम दिखेगा। अगर आप यूग्लिना पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हालांकि अब इस सिलेबस में यूग्लिना नहीं पढ़ना है, आप सर्च करके फ्लैजिलम देख सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, इसी के बारे में आपको समझना है। आपको यह लिख देना है कि इसके वेंट्रल साइड में यानी कि अधर पोर्शन पर, अधर वाले भाग में ओरल ग्रूव पाया जाता है, और ओरल ग्रूव इसके मिडिल वाले भाग से शुरू होता है और नीचे बाएं की तरफ जाकर समाप्त होता है। ओरल ग्रूव एक डिप्रेशन में जाकर खुलता है जिसे वेस्टिब्यूल कहेंगे, और वेस्टिब्यूल जाकर के बकल कैविटी में खुलता है, बकल कैविटी जाकर के साइटोस्टोम में, और साइटोस्टोम के पास साइटोफेरिंक्स होती है, बाद में फूड वैक्यूल बन जाती है। तो जो संरचना में आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी बात को आपको आसान तरीके से लिख देना है। कैसे लिखेंगे देखिए, ओरल ग्रूव में द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का जो अधर भाग है, आगे वाला भाग है, बियर्स मतलब धारण किए हुए है, ऑब्लिक को मतलब तिरछी, आप इस तरह की देखिए एक तिरछी संरचना देख रहे हैं, ऑब्लिक को, एंड सैलो, सैलो का मतलब छिछला, एकदम छिछला तरह से रहेगा, जैसे प्लेट वगैरह होता है। थाली आप देखे हैं थोड़ा गहरी होती है, लेकिन प्लेट क्या है, छिछला, तो छिछली स्ट्रक्चर है, और ऑब्लिक मतलब तिरछी है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे की तरह से है, कॉल्ड ओरल ग्रूव, और इसी को क्या कहेंगे, ओरल ग्रूव। यानी कि बॉडी के अधर भाग में छिछली एक छिछला डिप्रेशन है, एक छिछला गड्ढे की तरह से संरचना है, और तिरछा है, ऑब्लिक को है, इसी को आप ओरल ग्रूव कहेंगे। इट एराइजेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ बॉडी, यह बॉडी के मध्य भाग से शुरू होता है। एराइजेस का मतलब शुरू होना, तो यह बॉडी के मध्य भाग से शुरू होता है, एंड एक्सटेंडेड और फैला होता है टू लेफ्ट साइड, देखिए इधर दाएं साइड से शुरू हुआ था और इधर लेफ्ट साइड तक फैला हुआ है, ऑफ द पोस्टेरियर एंड, पीछे वाले लेफ्ट साइड तक फैला हुआ है। पोस्टेरियरली द ओरल ग्रूव लीड इनटू डीपर वेस्टिब्यूल, यानी कि पीछे की तरफ जो ओरल ग्रूव है वह एक डीपर वेस्टिब्यूल मतलब गहरी संरचना है, वेस्टिब्यूल, उसी में जाकर के ओरल ग्रूव ओपन होता है, यानी उसी में लीड होता है। वेस्टिब्यूल ओपन इनटू बकल कैविटी। अब देखिए वेस्टिब्यूल कहाँ ओपन हो रहा है, बकल कैविटी में, जो आप यहाँ देख रहे हैं। हैविंग यानी बकल कैविटी के पास क्या क्या है, बेसल माउथ है, क्या है, बेसल माउथ है, जिसको साइटोस्टोम भी कहते हैं। तो बेसल माउथ और साइटोस्टोम, इतनी बात आप लिख देंगे ओरल ग्रूव में। इसके बाद सबसे आखिरी हेडिंग है साइटोपाइग, यानी कि इस जैसे अन्य प्राणियों में, बड़े कैटेगरी के प्राणियों में एनस होता है, बिल्कुल उसी तरह से पैरामीशियम के अंदर साइटोपाइग होता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल साइटोपाइग के माध्यम से ही बाहर निकाल दिया जाता है। जिस तरह से बड़े कैटेगरी के जंतु जो हैं वह एनस के माध्यम से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इट इज लाइक एनस, यह बिल्कुल एनस की ही तरह से होता है इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम के अंदर। इट इज वेंट्रली का मतलब यह भी अधर भाग में ही होता है। डॉर्सली का मतलब पृष्ठ भाग, डॉर्सली का मतलब यह पृष्ठ भाग, और वेंट्रली का मतलब यह अधर भाग, यानी कि इसका जो साइटोफाइग है यानी कि एनस है वह भी वेंट्रल भाग में ही पाया जा रहा है, जबकि मानव सहित अन्य बड़े कैटेगरी के जो प्राणी हैं उनका जो
एनस है वह डॉर्सल साइड में पाया जाता है, पीछे की तरफ। लेकिन पैरामीशियम में आप देख रहे हैं कि इसका माउथ भी अधर भाग में है और इसका साइटोपाइक यानी कि एनस भी अधर भाग में है। तो इट इज लाइक एनस इन पैरामीशियम, यह एनस की तरह से है पैरामीशियम के अंदर। इट इज वेंट्रली लोकेटेड, यह अधर भाग में ही स्थित है। बिहाइंड द ओरल ग्रूव यानी ओरल ग्रूव के पीछे यानी ओरल ग्रूव के नीचे यह स्थित है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन यानी कि जो अपाच्य भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इसे थ्रोन का मतलब निकाल दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। थ्रू द साइटोपाइक यानी साइटोपाइक के द्वारा, यानी कि साइटोपाइक के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों आप पूरी तरह से एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में समझ गए। तो जिस तरह से हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, 2-3 बार लिख करके पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेना है। आप कई वीडियो देखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने का तरीका भी आ जाएगा, तो आपको सेंटेंस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप बिल्कुल कंसेप्ट समझकर अपने टूटे फूटे शब्दों में बनाकर एग्जाम में लिख सकेंगे। और इस तरह का आप फिगर बना दीजिएगा, 2-3 बार फिगर भी बना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आप एग्जाम में भी फिगर बना सकेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।